कभी कभी दुनिया बहुत शांत लगती है, इतनी शांत कि लगता है सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। लेकिन जब सब कुछ ज़्यादा शांत लगे तब कहीं ना कहीं कुछ बड़ा ज़रूर पकड़ा होता है। आज दुनिया के पॉलिटिकल स्टेज पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। 1 सितंबर को भारत के प्रधानमंत्री और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक ही कार में पूरे 45 मिनट तक अकेले बैठे रहे। ना ट्रांसलेटर, ना मीडिया, ना कोई ऑफिशियल नोट टेक, बस दो लोग, एक कार और पूरी दुनिया के स्पेकुलेशन। क्या उस कार के अंदर कुछ ऐसा डिस्कस हुआ जो दुनिया के पावर बैलेंस को बदल सकता है? उसके एक दिन पहले बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक अमेरिकन ऑफिसर एक होटल के कमरे में मिस्टीरियस कंडीशन में मरे हुए मिले। क्या ये डेथ बस एक एक्सीडेंट थी या इस डेथ और इस 45 मिनट के सीक्रेट मीटिंग के बीच कोई इनविजिबल कनेक्शन था? और अगर था तो क्या उस कनेक्शन का टारगेट इंडिया था? कुछ लोग कह रहे हैं कि उस समय इंडिया के टॉप लीडरशिप यानी पीएम मोदी के खिलाफ एक सीक्रेट प्लान बनाया जा रहा था। इन सभी रूमर्स की चिंगारी तब और भड़क गई जब मोदी जी वापस इंडिया लौटकर एक पब्लिक इवेंट में बोले, गया था इसकी ताली बजा रहे हो, आया हूँ इसकी ताली बजा। आप मेरे जाने की वजह से ताली बजा रहे हो या इसलिए कि मैं वापस आ गया हूँ सही सलामत? क्या वो लाइन बस एक मजाक थी या उसमें एक सीक्रेट मीनिंग छुपा हुआ था? क्या मोदी जी सच में किसी डेंजर से बचकर वापस आए? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे होती है। ढाका के आसमान बादलों से घिरा हुआ, हवा में नमी और चिपचिपापन, सड़कों पर बारिश की बूंदें और शहर की रोशनियां के बीच एक अजीब सी खामोशी। ऐसी खामोशी जो सिर्फ तब होती है जब कुछ बड़ा होने वाला हो। उस रात ढाका के एक पॉश एरिया में एक लग्जरी होटल के बाहर एक काली गाड़ी रुकती है। गाड़ी से दो आदमी निकलते हैं, उनके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं। दोनों सीधा अंदर चले जाते हैं और कुछ देर बाद वो गाड़ी वापस चली जाती है। बाहर से सब कुछ नॉर्मल लगता है जैसे रोज होता है, लेकिन कुछ दिन बाद उसी होटल के रूम नंबर 808 से एक खबर निकलती है जो पूरे साउथ एशिया को हिला कर रख देती है। एक अमेरिकन ऑफिसर कर्नल टेरेंस जैक्सन अपने कमरे में मरे मिलते हैं। ऑफिशियल स्टेटमेंट में लिखा था ही डाइड ऑफ नेचुरल कॉजेज, लेकिन ढाका में काम कर रहे इंटेलिजेंस ऑफिसर्स सब समझ गए थे कि ये मौत नेचुरल नहीं थी। जैक्सन कोई आम विजिटर नहीं था, उनका नाम यूएस स्पेशल फोर्सेस के कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड्स में था। ऑफिशियली वो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट देखने आए थे, पर असली मिशन कुछ और लग रहा था। उनकी डेथ के बाद एम्बेसी के ऑफिशियल एक ही रात में पहुंच गए। पोस्टमार्टम नहीं हुआ, बॉडी क्वाइटली निकाली गई और एक लाइन में प्रेस नोट इशू कर दिया गया, कर्नल जैक्सन डाइड ऑफ नेचुरल कॉजेज। लेकिन ढाका के अंदर कुछ और ही खामोशी थी। होटल स्टाफ से लेकर लोकल सिक्योरिटी तक सब समझ गए थे कि इस केस में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और फिर विस्पर्स शुरू हुए। कहा गया जैक्सन अकेले नहीं थे, उनके साथ और भी कुछ अमेरिकन कंसल्टेंट आए थे, अलग अलग होटल्स में, अलग कवर्स के नाम पर। कोई एनर्जी एक्सपर्ट, कोई पॉलिसी एडवाइजर, कोई फॉरेन एड वॉलंटियर। और कुछ हफ्तों के अंदर 3 और ऐसे लोग भी मिस्टीरियस कंडीशन में मिलते हैं। सब के सब अमेरिकन, सब एक ही स्टोरी के कवर में, सब एक ही सिटी में। यहां से शक बढ़ता है। इंडियन और रशियन इंटेलिजेंस दोनों अलर्ट हो जाते हैं। क्या ये सब एक कोवर्ट ऑपरेशन था? क्या किसी ने बांग्लादेश के अंदर एक नेटवर्क सेटअप करने की कोशिश की थी इंडिया के खिलाफ? क्या कर्नल जैक्सन एक लिंक था उस चेन का जो पूरे रीजन को डिस्टेबलाइज कर सकता था? कहानी यहीं से और गहरी होती है, क्योंकि कुछ दिनों बाद दुनिया के 2 सबसे पावरफुल लीडर्स एक कार में मिलते हैं, पूरे 45 मिनट तक छुपकर बात करते हैं। क्या उस बात का कनेक्शन ढाका के रूम 808 से था? क्या किसी ने मोदी जी तक एक वार्निंग पहुंचाई थी? कहानी अभी शुरू हुई है। तो कहानी अब एक नए शहर में आती है, टियानजिन, चाइना। दिन था 1 सितंबर 2025। सुबह से पूरा शहर सिक्योरिटी के कवर में था। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का एनुअल समिट चल रहा था, जहां एशिया के सबसे बड़े लीडर्स एक ही जगह पर मौजूद थे। लेकिन सबसे ज्यादा अटेंशन एक सिंपल मोमेंट ने खींच ली। समिट के बाद जब सब लीडर्स अपने अपने कॉन्वॉय में निकले, तब रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन अपनी लिमोजीन कार में ऑलरेडी बैठ चुके थे, लेकिन उन्होंने कार स्टार्ट नहीं करवाई। वो 10 मिनट तक मोदी जी का वेट करते रहे। जब मोदी जी आए, वो उनके साथ कार में बैठे। दोनों एक साथ टियानजिन के एक लग्जरी होटल की तरफ बढ़े, जहां उनकी बायलैटरल मीटिंग होने वाली थी।
होटल पर कैमरा क्रूज रेडी थे, स्टाफ प्रिपेयर था और मीडिया को लगा अब दोनों अंदर जाकर मीटिंग स्टार्ट करेंगे। लेकिन जब कार होटल के गेट पर रुकती है तो दोनों लीडर्स कार से उतरते ही नहीं हैं। बाहर खड़े ऑफिशियल को समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है। 10 मिनट बीत जाता है, फिर 20, फिर 30, पर कार के डोर्स बंद रहते हैं। पूरे 45 मिनट तक पुतिन और मोदी जी कार के अंदर ही बैठकर बातें करते रहते। कोई एड नहीं, कोई ट्रांसलेटर नहीं, कोई रिकॉर्डिंग नहीं। बाहर खड़े फोटोग्राफर्स बस इतना देख पाए कि कभी मोदी जी मुस्कुराते हुए सिर हिला रहे हैं तो कभी पुतिन अपने हाथों से कुछ एक्सप्लेन कर रहे थे। किसी को नहीं पता उस कार में क्या डिस्कस हुआ। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं ये एक नॉर्मल डिप्लोमेटिक वार्म अप था। पर याद है ना, सिर्फ 24 घंटे पहले 31 अगस्त की रात ढाका में एक अमेरिकन ऑफिसर जैक्सन की बॉडी होटल रूम में मिस्टीरियस कंडीशन में मिलती है। और अब अगले दिन इंडिया और रशिया के टॉप लीडर्स एक कार में 45 मिनट तक प्राइवेट बात कर रहे थे। कुछ मीडिया आउटलेट्स ने लिखा कि पुतिन ने उस कार मीटिंग में मोदी जी को एक कॉन्फिडेंशियल इनपुट दिया। एक्सपर्ट्स कह रहे थे पुतिन ने ये सब पर्सनली वार्न करने के लिए मोदी जी को कार में रोका। लेकिन अब सोशल मीडिया पर लोग ये कह रहे हैं कि कर्नल जैक्सन CIA के सीक्रेट मिशन पे थे और उनका टारगेट इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे। कुछ एनोनिमस हैंडल्स ने ये तक लिख दिया कि रशिया की इंटेलिजेंस एजेंसी KGB ने इंडिया की एजेंसी रॉ के साथ मिलकर उस ऑपरेशन को फेल कर दिया। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि रशिया ने उस जैक्सन को जहर देकर मरवा दिया ताकि वो मोदी जी को मार ना सके। क्योंकि अब रिसेंटली इंडिया लौटने के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक पब्लिक इवेंट में कहा, गया था इसकी ताली बजा रहे हो ना, आया हूँ इसकी ताली बजा। आप मुझे मेरे जाने की वजह से ताली बजा रहे हो या इसलिए कि मैं वापस सही सलामत आ गया हूँ। ये लाइन वायरल हो गई। लोगों ने मजाक में लिया, पर कुछ ने कहा इसमें एक हिडन मीनिंग था कि उनकी जान को खतरा था। ऑफ कोर्स इस सब पर कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। ना रशिया ने कभी कुछ कहा, ना इंडिया ने, पर सोशल मीडिया पर आज भी लोग इस थ्योरी को सर्कुलेट कर रहे हैं। कुछ लोगों ने तो ये भी लिखा कि इसलिए ही मोदी जी ने वापस इंडिया आकर वो लाइन बोली जो सबके दिमाग में बस गई। अब सब लोग सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहे थे, क्या ये दोनों इवेंट्स कनेक्टेड थे? क्या पुतिन ने मोदी जी को एक पोटेंशियल थ्रेट के बारे में बताया था? कोई ऑफिशियल जवाब कभी नहीं मिला, पर जिन्होंने वो कार देखी थी, जिन्होंने वह साइलेंस महसूस किया था, उन्होंने एक बात जरूर समझ ली कि अमेरिका बांग्लादेश में भारत के खिलाफ कुछ तो बड़ा जरूर प्लान कर रहा था। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर ये थ्योरीज सोशल मीडिया पर इतनी तेजी से चल रही है तो उनके पीछे की बैकग्राउंड क्या है? क्या सच में अमेरिका इंडिया से नाराज है? और अगर हाँ तो क्यों? इसका जवाब एक या दो नहीं बल्कि कई लेयर्स में छुपा है। पहला और सबसे डायरेक्ट रीजन है ट्रेड और टैरिफ वॉर। पिछले कुछ सालों में अमेरिका ने इंडिया के एक्सपोर्ट्स पर एग्रेसिव टैरिफ लगाए। उसने इंडियन स्टील, टेक्सटाइल और फार्मा प्रोडक्ट्स के लिए ड्यूटी बढ़ा दी ताकि इंडिया अपनी ट्रेड डिपेंडेंसी अमेरिका पर कम ना करे। लेकिन इंडिया ने झुकने के बजाय उसका जवाब अपनी पॉलिसी से दिया। इंडिया ने रशिया के साथ ऑयल और एनर्जी डील्स बढ़ा दी, मिडिल ईस्ट के मार्केट्स और ओपन कर दिए और अमेरिका में अपना ट्रेड प्रेजेंस एक्सपैंड कर दिया। अमेरिका चाहता था इंडिया नेगोशिएशन टेबल पर आकर टैरिफ हटाने के बदले में कुछ पॉलिटिकल कमिटमेंट्स दे, पर इंडिया ने क्लियरली कह दिया हम किसी के प्रेशर में अपनी पॉलिसी नहीं बदलते। ये वो मोमेंट था जहां अमेरिका समझ गया कि नए भारत के साथ डिक्टेट करना पॉसिबल नहीं है। दूसरा रीजन टेक्नोलॉजी और डेटा का है। इंडिया ने डेटा लोकलाइजेशन रूल पास किया जिसमें कहा गया कि इंडियन सिटीजन के डेटा इंडिया के अंदर ही स्टोर होगा। इससे अमेरिकन टेक कंपनीज को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुई क्योंकि उनका बिजनेस डेटा एक्सपोर्ट और ग्लोबल ट्रैकिंग पर डिपेंड करता है। जब इंडिया ने बोला डेटा इज द न्यू ऑयल और हम अपने ऑयल पर कंट्रोल नहीं छोड़ेंगे, तब से सिलिकॉन वैली के अंदर भी एक साइलेंट रेजिस्टेंस शुरू हो गया है। तीसरा एंगल है अमेरिका और ना पाकिस्तान की पुरानी दोस्ती। पाकिस्तान हमेशा से अमेरिका का स्ट्रॉन्ग पार्टनर रहा, कोल्ड वॉर के दौरान भी और आज भी। जब भी अमेरिका को साउथ एशिया में अपना प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग करना होता है, वो इस्लामाबाद के साथ मिलकर स्ट्रेटेजी बनाता है, पाकिस्तान को मिलिट्री एड देता है, F-16 एयरक्राफ्ट देता है और हर बार काउंटर टेररिज्म के नाम पर उसे सपोर्ट करता है। इंडिया के लिए ये सब हिपोक्रेसी है। एक तरफ अमेरिका कहता है वो टेररिज्म के अगेंस्ट
कुल मिलाकर अमेरिका चाहता है दुनिया उसके हिसाब से चले, पर यह नया भारत है और वो अपने टर्म्स पर चलता है। यही फ्रिक्शन ही आज के जियोपॉलिटिक्स का सबसे बड़ा फॉल्ट लाइन है। अमेरिका के लिए ये ईगो का सवाल है और इंडिया के लिए सॉवरेनिटी का, और शायद इसी सवाल का जवाब ही नए ग्लोबल लीडर का फ्यूचर लिखेगा। जय हिंद।